हाँ तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। आई होप आप एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और जो पढ़ाया है उसको बढ़िया तरीके से याद भी कर लिया होगा। तो हम आज चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तक टिश्यू। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और पांचों को हमने अच्छे से सीखा है, जैसे कि आपने बताया है कि हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और पूरा याद हो रहा है। जैसे हम पूरी क्लास को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो एक बहुत छोटा सा चैप्टर था, जबकि हम पहले पढ़ते थे तो ऐसे लगता था कि याद होगा या नहीं होगा। लेकिन आपने जो बताया वो बहुत ही शानदार तरीके से बताया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि आप ध्यान देकर पढ़ रहे हैं। आपका आईक्यू लेवल बढ़िया है, इसी का नतीजा है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक उत्तक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। ओके, हाँ यहाँ पर पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अध्याय 6 उत्तक टिश्यूज। उत्तक क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उत्तक क्या होते हैं? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कोशिका। तो जब कोशिकाएं समान आकार की हों और कार्य उनका क्या हो, समान हो, कार्य क्या हो उनका, समान हो, और वो समूह में पाई जाए, समूह के रूप में कार्य करें, ग्रुप के रूप में कार्य करें, तो उसे हम उत्तक कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्तक। ठीक है, तो यहां पर देखना, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि प्राणी सभी जीवित प्राणी सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। जैसे अमीबा में क्या होगा, गति, भोजन और गैसीय विनिमय और उत्सर्जन की क्रिया एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। लेकिन बहुकोशिक जीवों जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे, पादप, जानवर, ये सभी क्या है, बहुकोशिक। तो इनमें कोशिकाएं क्या होंगी, एक से अधिक होंगी, और विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कोशिकाएं होंगी और विशिष्ट समूह में पाई जाएंगी। और विशिष्ट समूह में पाई जाएंगी तो विशिष्ट उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, शॉर्ट में बता दिया ना। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिसके कारण क्या होती है, गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं ये संदेश को, संवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। ठीक है, स्थान से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से उस विशिष्ट स्थान तक पहुंचाती है। किसको? संदेश को। संदेशों की वाहक होती है। रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन, ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। कौन? रुधिर, रक्त, खून, ब्लड। पौधों में वाहक नलियों से, वाहक नलियां कौन कौन सी होती है देखो, एक तो क्या होगी, जाइलम, और एक फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण, और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में संचित या संश्लेषित खाद्य पदार्थों को, भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः तो बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। क्या बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है,
रक्त का क्या कार्य होता है? रक्त का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को का वहन करने का, परिवहन करने का, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, क्या होती हैं? दक्ष होती, क्या कहलाएंगी? सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाता है। विशिष्ट कार्य को संपन्न करने वाली कोशिकाएं जिनका आकार आकृति समान होती है, किसी विशिष्ट स्थान में पाई जाएंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समूह में पाई जाएंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है। ओके, उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम, पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। ये क्या हैं? उत्तक के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट देखो, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन, उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट लगा देना इसको। ठीक है, नेक्स्ट, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? बताइए बच्चा। नहीं ना। क्यों? क्योंकि पादप होते हैं वो अलग होते हैं, और मनुष्य जंतु होते हैं वो अलग होते हैं। क्योंकि पादप तो एक जगह रहेंगे, उनको इस बिल्कुल खड़ा रहना पड़ेगा, और जंतु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे भोजन की तलाश में, साथी की तलाश में। यस या नो? ठीक है, अपनी जॉब के लिए जाना पड़ेगा उसको। तो उनकी जो उत्तक हैं, कोशिकाएं हैं, वो कुछ अलग प्रकार से कार्य करेंगे, और पादपों में अलग प्रकार से कार्य करेंगे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? नहीं होती। क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? नहीं करते। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है, देखने पर पता लग जाएगा ये तो क्या है? मनुष्य है, और ये पादप है। ठीक है, पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। अब ऐसे मत बोलना कि पौधे निर्जीव होते हैं। पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन क्रिया भी करते हैं। उनमें पाचन क्रिया भी संपन्न होती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होंगे। सहारा प्रदान करने वाले क्या होंगे? उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, पादपों में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं सजीव उत्तक, मृत उत्तक या निर्जीव उत्तक। कौन से होंगे? निर्जीव उत्तक। कौन से उत्तकों से बनते हैं ये? विभज्योतक उत्तक जब वृद्धि करना बंद कर देता है, उसके बाद में कौन से उत्तक बनेंगे? स्थायी उत्तक। और ये क्या होंगे? मृत कोशिकाओं कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक क्या होते हैं? जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि
के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। कैसे? पौधों में जो वृद्धि होती है वह अनियमित होती है, जबकि जंतु में जो वृद्धि होती है वह नियमित होती है। क्या होती है? नियमित होती है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। जैसे शाखा है उनकी लगातार बढ़ती रहती हैं, जड़ें लगातार बढ़ती रहती हैं। ऐसा मनुष्य में होता है क्या? मनुष्य की लंबाई जीवन भर बढ़ती रहती है क्या? नहीं। ऐसा है कि कोई एक विशेष अंगुली ज्यादा लंबी होती रहेगी, बाकी अंगुलियां नहीं बढ़ेंगी। बढ़ती हैं तो सारी बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं बढ़ेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि जीवन भर बढ़ती रहेंगी। ठीक है। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। अब प्यारे बच्चों, ये 9th क्लास इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो 6 से लेकर 10 तक जो साइंस है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप यदि नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट, ये बुक्स आपको अच्छी तरीके से आनी ही चाहिए। यदि नहीं आती, इसका मतलब है कि आप बेवजह अपने आप को परेशान करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप 10th पास करेंगे, बढ़िया सी परसेंटेज बन गई, आप लेंगे साइंस, फिर वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि नीट में बैठेंगे। आप नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, काफ़ी सारा पैसा खर्च करेंगे, रिजल्ट ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बेस क्लियर किया ही नहीं। किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, और नींव यदि मजबूत नहीं है तो आप बिल्डिंग कितनी ही ऊंची बना दे, गिरेगी वो। बट नींव को यदि आपने मजबूत किया है, गहरा बनाया है, तो यकीन मानिए उसके ऊपर कितनी ही बिल्डिंग बना दीजिए आप, कितना ही मंजिला बना दीजिए उसको, वो गिरेगी नहीं। तो यही है आपका बेस, आधार। इसको आपने यदि अच्छे से किया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, और आपको रटना नहीं पड़ेगा। केवल आप एक बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि वाकई में यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, वृद्धि अथवा विभज्योतक। वृद्धि कहिए या विभज्योतक उत्तक कहिए। दूसरा क्या होगा? स्थायी उत्तक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। केवल पादपों में ही विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण वृद्धि और विभज्योतक उत्तक किस में पाया जाएगा? पादपों में। ठीक है। अंगों और अंगतंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। ठीक है। आगे आएगा समझने का। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में जो जीव हैं, जंतु हैं, जीव तो सभी हैं, लेकिन जो जंतु हैं, प्राणी हैं, उनमें जो भोजन करने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है, उत्सर्जन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन श्वसन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो क्या होता है? एक विशिष्ट होता है। क्या होता है? एक स्पेसिफिक होता है। ठीक है। संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व, एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व यानी गति नहीं करेंगे, दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन, प्रचलन का मतलब गतिशील, गतिशील, गति करने वाले के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित, विभिन्न प्रकार से क्या होंगे? अनुकूलित होते हैं। ओके। देखिए आगे। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उत्तक क्या है हमने सीखा, बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है हमने ये भी सीखा।
अब क्या करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, पादप उत्तक। क्या पढ़ेंगे, पादप उत्तक। और पादप उत्तक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभज्योतक उत्तक। कौन सा पढ़ेंगे, विभज्योतक उत्तक। क्या काम करता है ये विभज्योतक उत्तक, क्या काम करेगा, वृद्धि करने का, वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके कारण ही क्या होती है, वृद्धि होती है। और यह विशिष्ट भाग में पाया जाता है, यह विशिष्ट भाग में पाया जाएगा। यानी कि यह जहां होगा, विभज्योतक जहां होगा, वहां पर क्या होगी, वृद्धि होगी। वहां क्या होगी, वृद्धि होगी। वो विभज्योतक उत्तक या वृद्धि उत्तक जहां नहीं होगा, वहां वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि रुक जाएगी। जैसे हमारे पास में यहां पर क्या है, दो जार हैं जिनमें हमने पानी भर दिया। ऊपर क्या रख दिया हमने, दो ओनियन, प्याज। कुछ समय तक, कुछ दिनों तक रखते हैं इसको, 4 दिन तक। देखते हैं कि यहाँ पर इनकी जड़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, यानी कि इनकी लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हम क्या करते हैं, एक जार से हम 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई का क्या काट लेंगे, इसका रूट काट लेंगे। फिर 5वें दिन हम नोट करेंगे दोनों की लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ। हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको जहाँ से काटा गया था उसके बाद में इसकी लंबाई नहीं बढ़ी। इससे क्या ज्ञात हुआ कि जिस भाग को हमने काटा था उस भाग में ही क्या था, ये विभज्योतक उत्तक था। इस भाग में ही क्या था, विभज्योतक उत्तक था, जो कि हटकर चला गया। अब वृद्धि नहीं होगी तो इसकी वृद्धि रुक जाएगी, इसकी वृद्धि होती रहेगी। तो चलिए पढ़ते हैं इसको अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। देखिए, दो शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं, काट लिया। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें, और निरीक्षण करते हैं। ठीक है, और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखेंगे। लिख दिया, लिख दिया। हाँ, ये काम आपको करना है, आपके साथ में मैं भी रहूंगा। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। पहला, किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है। 5 दिन तक हमने इसका क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। फिर हमें बताना है कि किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है। कमेंट करें फटाफट से। इसमें, जार 1 में इसकी लंबी होगी, क्योंकि इसकी तो काट दी, इसकी तो क्या कर दी, काट दी। दूसरा क्या, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती है, नहीं वृद्धि करेगी, रुक गई वृद्धि। जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देंगी। क्यों, क्योंकि जिस भाग को हमने काटा था उसमें ही विभज्योतक उत्तक उपस्थित था, जो कि वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अतः यह वृद्धि करना बंद कर देगा। ठीक है, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों, विभज्योतक उत्तक, विभाजित उत्तक को हम क्या कह सकते हैं, विभज्योतक उत्तक या वृद्धि उत्तक। क्या कह सकते हैं, वृद्धि उत्तक के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित हैं, विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक तो क्या होगा, शीर्षस्थ। ठीक है, दूसरा कैम्बियम पार्श्वीय, तीसरा कौन सा बेटा बोलो, अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है, भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह दिखाई देंगी, विभज्योतक की तरह होती है, लेकिन कैसे होंगी, विभज्योतक की तरह होती हैं। लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं,
प्रारंभ में तो क्या होंगी, विभजोतक वृद्धि करेंगी, विभजोतक की तरह होंगी, लेकिन जैसे ही वृद्धि करेंगी, बढ़ेंगी, परिपक्व होंगी, तो इनके गुणों में क्या होगी, धीरे धीरे इनके गुणों में क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन क्या होगा, ये कोशिकाएं कौन सी, विभजोतक कोशिकाएं वृद्धि करना बंद कर देंगी, और वृद्धि करना बंद करेंगी तो ये मृत कोशिकाओं में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देंगी। और मृत कोशिकाओं में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देंगी तो याद करिए मैंने क्या बोला था, पहले क्या पढ़ा था हमने, मृत कोशिकाएं स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाती हैं, जो पादप को क्या करती हैं, सहारा प्रदान करने में सहायक होती हैं, उसको खड़ा रखने में सहायक होती हैं, और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। देखो यहां पर गौर फरमाना, ये शीर्ष है, यहां पर जो विभजोतक उत्तक है, विभजोतक उत्तक, ये क्या करेगा, शीर्ष विभजोतक कहलाएगा। ये अंतर्विष्ट यानी कि जहां से ये एक पत्ती निकल रही है, निकल रही है, पत्ती निकल रही है, या कोई क्या निकलती है, शाखा, ब्रांच निकल, तो उस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, अंतर्विष्ट विभजोतक कहते हैं। क्या कहेंगे, अंतर्विष्ट विभजोतक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पाई जाएगी ऐसा, इसे पार्श्वीय, ये चारों तरफ ही होगा, इसकी चारों तरफ होता है, इसे इसे क्या कहेंगे हम, पार्श्वीय विभजोतक कहते हैं। क्या कहेंगे, पार्श्वीय विभजोतक कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट और देख लीजिए, इसमें प्ररोह के शीर्षस्थ विभजोतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। ये तो क्या है, तना उसका ऊपरी भाग है, ऐसा ही शीर्ष किसमें होगा, रूट में। जैसे पादप है, यहाँ पर ये क्या है, इसकी रूट है, ये जो यहाँ पर है ना, ये एंड पॉइंट, यहाँ पर भी क्या होता है, शीर्षस्थ विभजोतक। क्या होता है, शीर्षस्थ विभजोतक तक होता है। प्ररोह के शीर्षस्थ विभजोतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्वीय विभजोतक कैम्बियम के कारण होती है। ये वाली वृद्धि, ये ऐसे मोटा होगा ना, वो किसके कारण होता है मोटा, तना मोटा किस कारण से होता है, कौन से उत्तक के कारण, पार्श्व विभजोतक उत्तक के कारण। क्वेश्चन लिख लेना, पार्श्व विभजोतक उत्तक के कारण। तना, तने की मोटाई किस उत्तक के कारण होती है, पार्श्व विभजोतक उत्तक के कारण। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, ये आपको डायग्राम दिखाई देगा, सेक्शन कार्ड है इसका, इस प्रकार से काटा गया है। ठीक है, देखो ये क्या है, एपिडर्मिस, जैसे देख लिया होगा आपने, एपिडर्मिस बाहर, सबसे बाहर है एपिडर्मिस, अंदर है हाइपोडर्मिस, ये जो भाग है ये क्या है, कोर्टेक्स, अंदर है ये क्या है, एंडोडर्मिस, मध्य मध्य वाली क्या है, हाइपो, फिर ये क्या है, ये पेरीसाइकिल। ठीक है, ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है ये है फ्लोएम। क्या है, फ्लोएम। और यहाँ पर ये भाग जो दिखाई देगा ये क्या कहलाएगा, जाइलम। क्या कहलाएगा, जाइलम। ठीक है, और यहाँ पर ये जो भाग है कैम्बियम। क्या है, कैम्बियम। और ये जो भाग रह गया इसे हम कहेंगे पित्त। क्या कहेंगे, पित्त। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, संवहन बंडल। क्या है, संवहन बंडल। ये क्या है, मेटाजाइलम। ये क्या है, मेटाजाइलम। ये क्या है, प्रोटोजाइलम। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ट्राइकोम। ओके, देखिए आगे, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना। आगे देखो, और हाँ एक बात बताऊँ मैं आपको, बायोलॉजी में आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए।
क्योंकि डायग्राम जब आपको आ गया तो समझ लेना कि आप उसका वर्णन कंप्लीट कर सकते हैं। वर्णन आप क्या कर सकते हैं, उसका कंप्लीट वर्णन कर सकते हैं। ठीक है। अंतर्विष्ट विभज्योतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास होते हैं। क्वेश्चन लिखो, पर्व संधि किसे कहते हैं? पर्व संधि किसे कहते हैं? तो दो पर्व को, एक ये पर्व और एक ये पर्व, दो पर्व को जोड़ने वाली गठन संधि को ही क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। ठीक है। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। क्या है? विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। ठीक है। उनके पास रसधानी नहीं होती है। दूसरे लिखो, विभज्योतक के पास में रसदानी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसदानी क्यों नहीं होती है? ठीक है। आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा दिया। ठीक है। अब आप आंसर देंगे इसका, क्योंकि पहले पढ़ लिया हमने। अब है स्थायी उत्तक। क्या है स्थायी उत्तक? विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? विभज्योतक के द्वारा जो कोशिकाएं बन गई उनका क्या होगा, सोचो। ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं। विभाजित हो रही हैं, उसके बाद में रुक जाएंगी, अब विभाजित नहीं होंगी, विभाजन की शक्ति खो देंगी, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। क्वेश्चन लिखो, विभेदीकरण। विभेदीकरण किसे कहते हैं? विभेदीकरण किसे कहते हैं? ठीक है। विभेदीकरण किसे कहते हैं? विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। किससे? विभज्योतक उत्तक से। सॉरी। विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। क्या करेंगी? स्थायी उत्तक का निर्माण या विकास करती हैं। क्लियर? चलिए आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत खास चैप्टर है। क्रियाकलाप 6.2। एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटो। विशेष ध्यान रखना है कि हाथ को ना कटवाएं। देखो इधर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अब सभी सेक्शन को सेफ्रेनिन से रंजित करें। क्या करेंगे? सेफ्रेनिन से रंजित कर लेंगे। रंजित का मतलब क्या होता है? रंग देंगे। इसमें सेफ्रेनिन डालेंगे, अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा? रंग जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन टुकड़ा सैंपल उस स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन, हाँ वही ग्लिसरीन जिसे आप सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दियों में अपने चेहरे पर लगाते हैं गुलाब जल के साथ में, जिससे निखार आता है ना। एक बूंद डालें, उसको कवर स्लिप से ढक दें। अब कवर स्लिप क्या होता है? ये भी एक कांच का होता है, बहुत हल्का सा लेयर होगा कांच का, उससे ढक देंगे हम, ताकि वो इधर उधर ना हिले डुले। और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करना है, उनके विन्यास को देखना है। तुलना चित्र 6.3 चित्र 6.3 की सहायता से करना है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। देखो पहला उत्तर क्वेश्चन है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान हैं?
क्या सभी कोशिकाओं की संरचना समान है? अच्छा। कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? इतने प्रकार क्यों हैं? सभी संरचनाएं क्या समान है? नहीं। कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? अनेक प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है। ये कोशिकाएं इतने प्रकार की क्यों हैं? क्योंकि उनका कार्य अलग अलग है। कार्य अलग अलग है तो कोशिकाएं भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी और अलग अलग उत्तकों का निर्माण करती हैं। क्या करेंगी? अलग अलग उत्तकों का निर्माण करती हैं। ये अलग। नेक्स्ट देखो। हम पौधे की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। 1 मिनट रुकना। ठीक है। नेक्स्ट है सरल स्थायी उत्तक। अब स्थायी उत्तक के क्या है प्रकार? पहला कौन सा है? सरल स्थायी उत्तक। कौन सा होगा? सरल स्थायी उत्तक। नेक्स्ट, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। एपिडर्मिस है ना, बाहरी परत। बाहरी परत है, उसके नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, ध्यान सुनना, जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। सरल स्थायी उत्तक किसे कहते हैं? एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाएगा? पैरेनकाइमा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लिख देना है, क्वेश्चन को लिख देना। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। पैरेनकाइमा क्या होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। कितने क्वेश्चन है? हर एक लाइन में, हर एक सेंटेंस में यह एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। क्या होगा? काफी रिक्त स्थान होता है। चित्र 6.4a इसका है, ये पैरेनकाइमा का। किसका है? पैरेनकाइमा का। ये उत्तक प्राय भोजन का भंडारण, क्या करते हैं? भोजन का भंडारण। साथ ही साथ में यहाँ भी देखते चलना, 1 मिनट को। भंडारण करती हैं, ये पूरा पढ़ा देते हैं, उसके बाद में देख। कुछ पैरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल, ध्यान सुनना, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण आपको पता है कि क्लोरोफिल जब भी पाया जाएगा तो क्लोरोफिल क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस स्थितियों में इन उत्तकों को क्लोरेन काइमा, क्लोरोफिल है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरेन काइमा, हरित लवक कहा जाता है। जब जब पैरेन, क्वेश्चन लिखना, जब पैरेन काइमा में क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर, क्लोरेन काइमा कहते हैं। क्लोरेन काइमा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जलीय पौधों में पैरेनकाइमा, ध्यान सुनना, पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं, कैविटी, स्थान, रिक्त स्थान जिसे हम कह सकते हैं, कैविटीज होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं। उतराती का मतलब तैरती हैं, जल में तैरती हैं। ठीक है, इस प्रकार के पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। एयर, ध्यान से सुनना, याद कर लेना, एयर से क्या आया? एरेनकाइमा। एयर से क्या आया? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या काम करता है? पादपों को, जलीय पादपों को तैरने में सहायता प्रदान करता है। तैरने में क्या करेगा? सहायता प्रदान करता है। ठीक है,
पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक। अब स्थायी का मतलब ये नहीं है कि लचीलापन होगा ही नहीं। स्थायी उत्तक कोलेन काइमा के कारण होता है। तो क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। पौधों में लचीलापन कौन से स्थायी उत्तक के कारण होता है? कौन से स्थायी उत्तक के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा? कोलेन काइमा। आंसर क्या होगा? कोलेन काइमा के कारण होता है। ठीक है। यह पौधों के विभिन्न भागों, कहां पर? पत्ती में, तने में, बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कौन? कोलेन काइमा। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। पर्णवृंत में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। ये इसकी क्या है? पहचान है। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जैसा कि चित्र आपने 6.4b में देखा। अब आ जाओ इधर। देखो, ये तो क्या है? पैरेन काइमा। ये रिक्त स्थान है, अंतराकोशिक स्थान दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये क्या है? कोलेन काइमा। इसमें रिक्त स्थान है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है। इसमें क्या पाई जाएगी? ये रसधानी। क्या होती है? रसधानी। ये केंद्रक, ये कोशिका भित्ति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेन काइमा होता है। यह उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। कौन? स्क्लेरेन काइमा। क्वेश्चन लिख लेना, ये क्वेश्चन साथ के साथ में लिखिए करो क्वेश्चन। पौधे को कठोरता व मजबूती प्रदान करने वाला उत्तक है स्क्लेरेन काइमा। हमने नारियल के रेशे से युक्त छिलके को देखा है। हाँ बिल्कुल देखा है। जो नारियल होता है उसके बाल होते हैं ना ऊपर। अच्छा, यह स्क्लेरेन काइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। क्या पाया जाएगा इसमें? लिग्निन भी पाया जाता है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। आंतरिक स्थान नहीं होता है। क्लियर? ये क्या है? स्क्लेरेन काइमा। बीच में कोई स्थान नहीं है, रिक्त स्थान। ठीक है। ये क्या है? इसका अनुप्रस्थ। और ये क्या है? अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ ऐसे होता है, ऐसे काटें, इसको अनुप्रस्थ कहते हैं, ये सेक्शन। और ये क्या है? अनुदैर्ध्य, वर्टिकल सेक्शन। ओके। यहाँ पर हम बात करते हैं चित्र 6.4c, जिसको हमने देख लिया। यह उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। यह पौधों के भागों को क्या प्रदान करेगा? मजबूती प्रदान करता है। अब क्या करेंगे? क्रियाकलाप 6.3। रियो की ताजा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, रेली, इसे दबाव लगाकर तोड़िए, पत्ती का छिलका अलग निकल आएगा। आ गया? ऐसे करेंगे तो अलग आ जाएगा। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें।
इसमें कुछ बूंदे सेफ्रेनिन विलियन की डालें ताकि ये क्या हो जाए, रंजित हो जाए, रंग जाए, कलर्ड हो जाए। ओके, देखो इसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, इस डायग्राम को, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ समय बाद, कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रखेंगे। इसे धीरे से कवर स्लिप से ढक देंगे। इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे। क्या देखेंगे? आप देख रहे हैं वह कोशिका, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। क्या है? कोशिकाओं की बाहरी परत का नाम क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। क्या हो सकती है? मोटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि शुष्क स्थान होंगे, वहां पर जलवायु क्या होती है? गर्म होती है। और यदि एपिडर्मिस क्या होगी? बारीक होगी, पतली होगी, तो जल पादप का बाहर चला जाएगा और पादप में जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और पादप में कोशिकाओं का में जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? कुंचन हो जाएगा। पादप कोशिकाएं मृत हो जाएंगी। पादप कोशिकाएं मृत हो जाएंगी तो पादप मृत हो जाएगा, यानी सूख जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है? मोटी होती है। जल, जो जल के क्षय यानी कि नुकसान से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिल कोशिका, एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी बनाती है। अब देखो, मोम क्या होता है? मोम हाइड्रोकार्बन। ये जल क्या होता है? प्रतिरोधी। जल क्या होगा? जल प्रतिरोधी होता है। मतलब जल इसके संपर्क में आएगा तो जल दूर जाने की कोशिश करता है। जल इसके संपर्क में आता है तो दूर जाने की कोशिश करता है। इसे हम क्या कहेंगे? जल प्रतिरोधी। तो यहां पर ये पादप है, ये पादप है। यहां पर मोम जैसे पदार्थ की क्या होगी? लेयर होगी। जब यहां पर है तो ये पानी अंदर का बाहर आने की कोशिश करेगा, तो यहां पर क्या है? मोम जैसा पदार्थ है, वापस से क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जो पादप है, भूमि से बाहर का हिस्सा है उसका, उस पर मोम जैसी परत कुछ ज्यादा मोटी होती, मात्रा उसकी क्या होगी? ज्यादा होती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्लियर? क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। क्वेश्चन, एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व होता है रक्षा करने का। किससे? परजीवी कवक और जल के क्षय से, जल के क्षय से। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। यानी कि ये कोशिकाएं हैं ऐसे, इनके मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है। रिक्त स्थान यदि होगा तो उससे जल बाहर हो जाएगा, लेकिन ये क्या होंगी? रिक्त स्थान इनमें नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न यानी कि बिना छेद, बिना रिक्त स्थान के परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। ठीक है, ये याद कर ले। पत्ती की एपिडर्मिस या एपिडर्मल में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। पत्ती में, ध्यान रखना, तने में नहीं है, पत्ती में। एपिडर्मस, एपिडर्मिल, एपिडर्मल में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा क्या है? ये स्टोमेटा के कारण ही क्या होता है? जल की बूंद बाहर जाती,
जल की बूंदें क्या होती हैं, बाहर। जैसे आपने देखा होगा सुबह आप जब उठते हैं तो किसी पादप की पत्ती को देखना, उसके जैसे घास देखना आप विशेष तौर से, तो उसके कोने पर क्या दिखाई देगा आपको, बूंद बूंद दिखाई देगी जल की। ठीक है, वो कहाँ से बाहर आया है, स्टोमेटा के द्वारा बाहर आता है। ठीक है, स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये देखो, तो किडनी के आकार की है ना, इस तरीके से होंगी। ये सारी क्या है, स्टोमेटा। ये एक स्टोमेटा है, ये भी एक स्टोमेटा है। और यहाँ पर जो ये कोशिका है ये क्या होगी, रक्षी कोशिका होगी। ओके, अच्छा, ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन, वेपोराइजेशन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। की क्रिया में भी स्टोमेटा के का योगदान होता है, का योगदान होता है। यह इसके कारण ही होता है, कौन, वाष्पोत्सर्जन। क्लियर, हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। याद करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, CO2, नोट O2। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें, कर देंगे उल्लेख। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं, जो जड़ है ना, उनकी कोशिकाएं क्या करती हैं, पानी को सोखने का काम करती हैं। और पानी को सोखेंगे, उसके बाद में ऊपर कौन लेकर जाएगा, जाइलम लेकर जाएगा, जाइलम। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध, प्रवर्ध का मतलब उभार, उभार होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। ठीक है, तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, यह एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। जल अवरोधक, क्यूटिन क्या होता है, यह एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, जिसके कारण पानी से, पादप से पानी बाहर नहीं जाता है, यानी कि जल की हानि नहीं होती है। का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं, अभी बता दिया मैंने कारण तो। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है, बिल्कुल, ध्यान सुनना। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर जो उत्तक होंगे नए नए तने में, और ये क्या है, पेड़ की बाहरी शाखा। बाहरी शाखा एक, एक क्या है, तना है। तो यहां पर जो होंगी शाखा होगी, शाखा पर क्या होगा, अभी शाखा निकली है, उस पर जो उत्तक होंगे वो इतने मजबूत अभी नहीं है। लेकिन जो तना है, एक ही पादप की बात करूं, अलग अलग पादप की देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो तना है उसमें जो उसमें जो उत्तक होंगे वो अधिक मजबूत होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। पानी के वाष्पोत्सर्जन, या हम कहें पानी के निकलने की क्रिया को क्या कर देंगे, धीमा कर देंगे। अच्छा, दूसरा है, एक शाखा है एक पेड़ की, और एक क्या है, नया तना है। तो जो नया तना होगा उसमें उसमें जो कोशिकाएं हैं, उत्तक हैं, वो क्या होंगे, थोड़े से कमजोर होंगे। क्या होगा, उनमें जल रोकने की क्षमता इतनी नहीं होती है। लेकिन जो शाखा है, पेड़ की बाहरी शाखा है, उसमें क्या होगा, ये क्या होंगे, अधिक स्थायी उत्तक का निर्माण कर देंगे। यानी कि जो उत्तक होंगे वो जल निरोधक होंगे, जल को बाहर जाने से रोकेंगे, जल अवरोधक होंगे। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है
उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन क्या होगा? जल जल को बाहर जाने से रोकने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है, कठोरता बढ़ती जाती है। द्वितीयक विभजोतक की एक पट्टी जो कोर्टेक्स में होती है, कोर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। और यह कोर्क वही है जिसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रीन नामक पदार्थ होता है। कौन सा होगा? जो द्वितीयक विभजोतक की कोशिकाएं हैं, ठीक है, उन पर क्या होता है? सुब्रीन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। ठीक है, क्लियर? ये आप देख सकते हैं, रक्सी कोशिकाएं इस प्रकार से हैं। ये छाल कोशिकाएं, फटी हुई एपिडर्मिस, अब आ गया जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। क्या कहेंगे? जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल ऊतक क्वेश्चन भी है, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, यूनिट की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। जाइलम जल और खनिज लवणों का जड़ों से पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम पत्तियों में संश्लेषित भोजन को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन ऊतक का उदाहरण बताइए, तो क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम, और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। इनको कहते क्या है? संवहन ऊतक। ये दोनों मिलकर, जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। किसका? संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। स्थलीय यानी कि भूमि पर, न कि जल में, भूमि पर। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। देखा? क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देखा है हमने। जाइलम, ट्रैकिड्स, वाहिका, जाइलम और पैरेन्काइमा तथा जाइलम फाइबर यानी कि रेसे से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। एक मिनट रुकना। ट्रैकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। परिपक्व कोशिका जब हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगी? मृत हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। क्या होती है? नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे, ये क्या होगा? क्षैतिज। ऐसे पानी
का फ्लो होता है, किसी भी चीज़ का फ्लो होता है लिक्विड का, ये क्या होगा, क्षैतिज। ये कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर। कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। पैरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है। पैरेनकाइमा हमने पढ़ा था, पैरेनकाइमा किसका संग्रह करता है, स्टोरेज, इकट्ठा करता है भोजन का। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। पढ़ते जाना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेनकाइमा क्या काम करता है, भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर सहारा देने का कार्य करता है। फ्लोएम 5 प्रकार की अवयवों चालनी कोशिकाएं, किन किन से मिलकर बना होता है, ध्यान से सुनना। चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेनकाइमा तथा फ्लोएम रेसे से मिलकर बना होता है, ठीक है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली, चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। कैसी होगी, एक तो नलिकाकार होती है और वो जो भित्ति होगी उसकी वो क्या होती है, छिद्रित होती है, ठीक है। फ्लोएम भित्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेसों को छोड़कर, फ्लोएम रेसे है ना, उनको छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। फ्लोएम रेसे हैं वो क्या होते हैं, मृत होते हैं, निर्जीव होते हैं। उनको छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं क्या होंगी, जीवित कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। देखिए इधर, यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, ट्रैकिड्स। यहाँ पर ये क्या है, छिद्र। वाहिका, यहाँ पर भी क्या है, ये छिद्र है। कैसी, नलिकाकार। जाइलम पैरेनकाइमा, यहाँ पर ये क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य है। इसमें भी क्या है, कोशिका है तो केंद्रक होगा। साथी कोशिका, फ्लोएम सेक्शन, ये चालनी प्लेट, ये चालनी नलिका, ये फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है। जटिल उत्तक के प्रकार, जटिल उत्तक तो जाइलम हो गया, एक फ्लोएम हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अब है प्रश्न, सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं, आंसर दे। प्ररों का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है, आंसर दे। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, आंसर दे। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं, फ्लोएम के संघटक कौन कौन से, अभी पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा, आंसर दे। जंतु उत्तक किसे कहते हैं। देखो आप जितना कमेंट करेंगे ना, जितने आंसर देंगे आपको उतना ही अधिक याद होगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। नॉलेज बांटने से बढ़ता है और आंसर देने से मेमोरी में याद होता है। अब क्या पढ़ेंगे हम, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, पादप उत्तक। क्या पढ़ रहे थे, पादप उत्तक। अब क्या पढ़ेंगे हम, जंतु उत्तक। क्या पढ़ेंगे, जंतु उत्तक। जंतु उत्तक, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। छाती ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होती है ना। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ पेशीय कार्य हो रहा है। इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे, पेशी कोशिकाएं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेशी कोशिका के कारण गति होती है। तो गति के लिए जिम्मेदार कौन सी कोशिकाएं हैं, पेशी कोशिकाएं। कौन सी हैं, पेशी कोशिकाएं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये अमाशय, ये चिकने पेशी रेशे, केंद्रक पेशी रेशे, ठीक है। अभी इधर चलते हैं, बाद में आएंगे इधर। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को क्या करता है, गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अच्छा।
यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? अंततः कहाँ जाएगी? जहाँ पर भोजन का पाचन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन को पचाने में। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है। हमें पता है भोजन का पाचन अंततः कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये भी क्या है? ऊतक है, संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक है ही। उनके कार्यों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक जो किसी अंग को क्या करता है? बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे त्वचा हो गया। संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। संयोजी ऊतक में जैसे साधारण हो गया अपना रुधिर, रक्त। पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। रक्त कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। तथा पेशीय ऊतक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियमी ऊतक हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक क्या हैं? एपिथीलियमी ऊतक हैं। एपिथीलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं, कैविटीज को ढकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, यानी कि सारे के सारे अंग एक जगह न हो जाएं। इसके लिए क्या करता है? एक अवरोध बना देता है, बैरियर बना देता है, एक लेयर बनाएगा अंग की चारों ओर। क्या हो गया? एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रत्येक अंग क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नलिका का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। त्वचा हो गई, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नलिका का अस्तर, फेफड़ों की कुपिकाएं अंदर है, वृक्कीय नली किडनी की आदि सभी एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। किससे बने होंगे? एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं। एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होंगी? सटी होती हैं और ये अनवरत परत का निर्माण करती हैं। अनवरत का मतलब लगातार, बीच में बिना किसी ब्रेक के, बिना टूट फूट के लगातार क्या करते हैं? एक परत का निर्माण करती हैं। इसका मतलब है यह। ठीक है, इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं। ये परत होंगे, परतों के बीच में चिपकने वाले पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथीलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। यानी कि होगा यहाँ पर एपिथीलियम है तो यहाँ से बाहर जाएगा, तो कौन सी है? एपिथीलियम कोशिका से होकर ही बाहर जाएगा, ये आवश्यक है 100%। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथीलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर का बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सामान्यतः सभी एपिथीलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। ठीक है। चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथीलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नली का स्तर या कूपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथीलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। दोबारा से सुनना, पदार्थों का संवहन वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब है वर्ण करके भेजेगी कि कौन से को आगे भेजना है और कौन से को आगे नहीं भेजना है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। वहां पर क्या होता है, चपटी एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथीलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथीलियम द्वारा ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली तथा मुंह का अस्तर कौन सी एपिथीलियम से ढका रहता है? सल्की एपिथीलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा सल्की एपिथीलियम से बनी होती है। सल्की एपिथीलियम से बनी होती है। ठीक है। अपनी त्वचा कौन सी एपिथीलियम से बनी होती है? तो सल्की एपिथीलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथीलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथीलियम को स्तरित सल्की एपिथीलियम कहते हैं। कई परतें होंगी, स्तर होंगे, परत बोल दो या स्तर बोल दो, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्तरित सल्की एपिथीलियम कहते हैं। स्तरित सल्की एपिथीलियम कहते हैं। जहां अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहां लंबी एपिथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। लंबी एपिथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथीलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में, ध्यान सुनना, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलियमी ऊतक में पक्षमाभ होते हैं, जो कि एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं? बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जो क्या करते हैं? आगे भेजती रहेंगी। ये पक्षमाप गति कर सकते हैं तथा, देखो थोड़ा सा इधर को दिखा देता हूं मैं डायग्राम को। ये स्तरित सल्की है, ये स्तंभाकार, और ये घनाकार, और ये सल्की। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। श्लेष्मा होगा, उसको क्या करती है? ठीक है, समझ गए होंगे। श्लेष्मा आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। स्कोनथीलिया, इस प्रकार के एपिथीलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथीलियम कहते हैं। पक्षमाभी स्तंभाकार, पक्षमाभ है तो पक्षमाभी, स्तंभाकार उसका क्या है? आकार है। तो स्तंभाकार कौन है? एपिथीलियम। तो नाम क्या हो जाएगा? पक्षमाभ स्तंभाकार एपिथीलियम कहते हैं। घनाकार एपिथीलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। घनाकार कहाँ पाया जाता है? वृक्कीय नली में, और लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, बनाए रखेगा एक फिक्स पोजीशन पर। ये एपिथीलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं।
जो एपिथीलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती हैं। कभी कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, अंदर की ओर मुड़ गया तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रंथिल एपिथीलियम कह देंगे। ग्रंथि के रूप में मुड़ गया, अंदर की ओर मुड़कर क्या करता है, ग्रंथि की तरह दिखाई देगा, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ग्रंथिल एपिथीलियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। दूसरी बार आ गया, ये ध्यान रखना। रक्त कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। कौन सा है, संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी और अंतरकोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं। अंतरकोशिकीय आधात्री में क्या होंगी, धसी होती हैं, मैट्रिक्स में धसी होती हैं। चित्र 6.10 में आपको दिखाया गया है, इधर दिखाएंगे अभी आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है, यह आधात्री जेली, जेली का मतलब आप जेली खाते हैं ना, वो वाली तरीके से तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री मैट्रिक्स की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ओके, देखिए क्रियाकलाप 6.4, रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। देखा, रक्त के तरल आधात्री मैट्रिक्स भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तरल पदार्थ होता है उसको ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ध्यान सुनना। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं, पड़े रहते हैं, पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, और क्या होता है, प्रोटीन, दूसरा नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त क्या काम करता है, गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन, परिवहन, लाने ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, देखो इधर अब, ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक, ये क्या है, लिम्फोसाइट, ये क्या है, मोनोसाइट, ये क्या है, प्लेटलेट, हारकन, ठीक है, बेसोफिल, हारकरंजी, बेसोफिल, ये क्या है, इओसिनोफिल, और ये क्या है, न्यूट्रोफाइल, बहुकेंद्रकी, ल्यूकोसाइट नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सभी क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये क्या है, लाल रक्त कणिका, ये वसा की कोशिकाएं हैं, जालिकाएं फाइबर, प्रेत पक्षाणु, ये क्या है, रेस कोरक, ठीक है, ये प्लाज्मा कोशिका। ठीक है, एक बार देख लो आप। नेक्स्ट देखो, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, हर एक लाइन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अस्थि
संयोजी उत्तक का एक अन्य उदाहरण है। पहला तो कौन सा हो गया? रक्त। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। लेकिन कौन सा है? तरल संयोजी उत्तक। ये भी ध्यान रखना, तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। फिर अस्थि है, बोन है, ये भी क्या होता है? संयोजी उत्तक। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। पंजर मतलब ढांचा, शरीर का ढांचा बनाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? अस्थि संयोजी उत्तक करता है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है। बिल्कुल देगी, तो ढांचा इसी से बन रहा है। मांसपेशियों को सहारा भी यही प्रदान करती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। बिल्कुल देगी, सहमत है हम तो। यह है उत्तक। क्यों? क्योंकि ये हड्डियों का जो ढांचा है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो मांस वगैरह है, मांसपेशियां हैं, वो यदि ढांचा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा ना। मांस का एक पिंड ही तो है, नीचे गिर जाएगा एक जगह, उठ ही नहीं पाएंगे हम, खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों में क्या उपयोग है? अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं? बता दिया अभी। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री मैट्रिक्स में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस से बनी अपनी हड्डियां, उसमें ये क्या है? कठोर है। ये क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस यानी कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होंगी। और कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? कठोर होता है। तो कठोर आधात्री यानी कठोर मैट्रिक्स में क्या होती हैं? संयोजी, अस्थि संयोजी उत्तक उपस्थित होता है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक जिसे स्नायु, अस्थि बंधन तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती है। अब क्वेश्चन आता है, दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य दूसरा संयोजी उत्तक है जिसे हम स्नायु क्या कहते हैं? स्नायु संयोजी उत्तक कहते हैं। ये काम करेगी। एक रक्त हो गया, एक अस्थि हो गई, तीसरा कौन सा है? स्नायु। यह उत्तक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में आधात्री बहुत कम होती है, मैट्रिक्स क्या होगी? कम होगी। और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम कौन करता है? स्नायु संयोजी उत्तक। एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक कंडरा, ध्यान देना, कंडरा है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कौन सा संयोजी उत्तक करता है? तो कंडरा संयोजी उत्तक करेगा। कौन सा करेगा? कंडरा संयोजी उत्तक करता है। वाह क्या बात है सर, हर लाइन में क्वेश्चन है, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल है, तो पहले ही बता दिया था मैंने आपको। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। उपास्थि कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। एक क्या हो गया? उपास्थि, कंडरा, स्नायु, अस्थि और रक्त, ये सभी क्या है? संयोजी उत्तक के उदाहरण। ध्यान रखना, याद कर लेना, एक बार वापस से रिकॉल कर लेना। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। क्या होगी? प्रोटीन, ठीक है। शर्करा ऐसे अलग से लिख लेना इनको ताकि याद हो जाएगा स्पष्ट। बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। क्या? प्रोटीन और शर्करा। उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाक में, नाक अपना, कान में, कंठ में। आप इसको दबा सकते हैं, इसको हड्डी को दबाकर बताएं। नहीं वो दबा सकते। कंठ में और श्वास नली में क्या होती है? उपास्थि, उपास्थि उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को
नहीं मोड़ सकते। हाथ में होती है अस्थि, हाथ में क्या होती है अस्थि, अस्थि भी एक संयोजी उत्तक होता है। और नाक कान कंठ श्वास नली में क्या होती है उपास्थि, यह भी एक संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, क्या होता है संयोजी उत्तक होता है। सोचिए ये दो उत्तक किस प्रकार भिन्न है। एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, ठीक है, एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच होता है। रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ओके, हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है, हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है, तो सुनिए, वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक, वसामय ऊतक त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य करती है। तो ऊष्मीय कुचालक का कार्य किसके कारण होता है, वसामय ऊतक के कारण, जिसके कारण क्या होता है वसा इकट्ठी होती है। वसा क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पेशीय ऊतक क्या है, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक क्या होता है, पेशी, पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा, मसल फाइबर भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी कौन सा ऊतक है, पेशीय ऊतक। कौन सा होगा, पेशीय ऊतक। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है, पेशियों में पाया जाता है, जिसके संकुचन और प्रसार, संकुचन और प्रसार, संकुचन और प्रसार के कारण गति होती है। ये देखो, तभी तो गति हो रही है, संकुचन हुआ, प्रसार हुआ, संकुचन हुआ, प्रसार हुआ, गति हो रही है। कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों, गर्दन में भी करा सकते हैं। तो हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी, वॉलंटरी मस्क्यूलर मसल्स, वॉलंटरी मसल कहा जाता है। पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है, जुड़ी होंगी हड्डियों से, तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, तो कौन सी गति हो रही है, शरीर की गति, तो शारीरिक गति। तो शारीरिक गति में कौन सहायक होगा, पेशीय ऊतक। कौन सा, पेशीय ऊतक सहायक होता है। ठीक है, अच्छा, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं, धारियों या रेखा की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहा जाता है। अस्थि क्या, कंकाल पेशी, कंकाल पेशी को हम क्या कह सकते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय, बहुनाभिकीय, ये भी ध्यान रखना। कंकाल पेशी क्या होती हैं, बहुनाभिकीय होती हैं। नेक्स्ट सुनिए, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। ऐच्छिक है क्या, नहीं है। अपने आप, अपने हृदय, सॉरी, अपने स्टोमा, अपने पेट में जो क्रमाकुंचन की गति चल रही है उसको आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, अनैच्छिक है वो। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा के अनुसार गति हो या कोई कार्य हो उसे हम कहेंगे
ऐच्छिक गति या ऐच्छिक कार्य, और हमारा उस कार्य पर, उस गति पर नियंत्रण नहीं हो, उसे हम कहेंगे अनैच्छिक। ठीक है, इन गतियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। ठीक है, चिकनी पेशियां, अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। ये आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की शुष्नी में भी पाया जाता है। कौन? अनैच्छिक पेशियां। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला तर्करूपी पेंडल शेप्ड होता है। ये एक केंद्रीय होती हैं। ये भी क्या होंगी? एक केंद्रीय होती हैं। ये क्या होती हैं? एक केंद्रीय होती हैं। वो क्या होती हैं? बहुकेंद्रीय होती हैं। कौन सी? कंकाल पेशियां क्या होती हैं? बहुकेंद्रीय। ठीक है, और कंकाल पेशियां क्या होती हैं? ऐच्छिक होती हैं। और अनैच्छिक पेशियां एक कोशीय। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों पड़ा? बताओ। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक हृदय पेशी कहा जाता है। कार्डिक हृदय से संबंधित शब्द है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कार्डिक या हृदय पेशी कहेंगे। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, सुनना, शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। क्योंकि कार्डियक पेशी भी अनैच्छिक होती हैं, इसलिए यह भी क्या होगी? एक केंद्रीय होगी। क्या होगी? एक केंद्रीय होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। रेखित, चिकनी और हृदय। आकार बताएंगे, केंद्रकों की संख्या, केंद्रकों की स्थिति, कहाँ पर पाए जाते हैं ये आप बताएंगे। देखो, जो यहाँ पर है ये वाला, ये है रेखित पेशी। क्या है? रेखित पेशी। बी है चिकनी पेशी। क्या है? चिकनी। और सी है कार्डियक या हृदय पेशी। कार्डियक या हृदय पेशी। ठीक है, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल, सभी कोशिकाओं में उत्तेजना, जैसे ये गर्म वस्तु को छूना, नुकीली वस्तु का चुभ जाना, जितना गहरा दर्द होगा उत्तेजना उतनी ही अधिक होगी, के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं। अब सुनो, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों से बनी होती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना ये। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा केंद्रिका, कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। न्यूरॉन में क्या होंगे? एक तो क्या होगा? केंद्रक, और एक क्या होता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य होता है। क्वेश्चन आए न्यूरॉन में क्या होते हैं? तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इससे लंबे पतले बालों जैसे शाखाएं निकलती हैं या निकली होती हैं या दिखाई देती हैं। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है। प्रवर्ध मतलब उभार, ऐसे निकला होगा। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं।
क्या कहेंगे, एक्सोन कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध डेंड्रॉइड्स होते हैं। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती है। कितने मीटर लंबी हो सकती है? 1 मीटर लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। समझ में आया? यानी कि संयोजी ऊतक की सहायता से ये जुड़ेंगे कौन? बहुत सारे तंत्रिका, और एक किसका निर्माण करेंगे? तंत्रिका का निर्माण करते। ये रेशे संयोजी ऊतक से जुड़ेंगे और तंत्रिका का निर्माण। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? इसका केंद्रक, ये डेंड्रॉइड्स तंत्रिकाक्ष से ऐसे फैले होंगे, फिर आगे भी निकल जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे 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 निकलता रहेगा। ठीक है, तरीके से। नेक्स्ट देखो, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई ही तंत्रिका रेशे से गुजरने वाले संवेग या संवेदना को तंत्रिका स्पंद, क्या कहेंगे? तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं? तो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका का जो स्पंदन है, उसका संवेग है, संवेदना है, सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो क्या करती है? पेशियों की गति करने में सहायता करती है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। क्लियर? प्रश्न, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। बता देंगे? पेशीय ऊतक। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? भी दिखा। हृदय, चित्र बना देंगे। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। बता देंगे। एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं? ये भी बता देंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा हमने। आपने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये देखो, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधे के ऊतक, कौन से? पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनते हैं, ठीक है, जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। एपिथीलियमी पेशी संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक के प्रकार होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक, एडिपोज, वसामय, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त यानी कि रुधिर। ठीक है, पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डियक, हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। आज का सेशन, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, और आपको यदि इसी प्रकार के और वीडियो देखने हैं और लेक्चर सुनने हैं और क्लास देखनी है और टॉपिक पढ़ने हैं और चैप्टर पढ़ने, तो आप एक बार कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करके अपने मेमोरी में फिक्स कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।